नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है आत्मसम्मान। कविता, मेरा टिफिन अभी तक बना नहीं, मुझे देर हो रही है। नवीन बड़बड़ाने लगा। न जाने क्या करती रहती है, पूरा दिन घर में रहती है, फिर भी इस औरत के काम समय पर नहीं होते। आज ये अनपढ़ मुझे लेट करवा के ही मानेगी। कविता टिफिन लेकर आई। नवीन ने खींचते हुए कहा, आज फिर देर हो गई। अब बॉस फिर खरी खोटी सुनाएंगे। तुम कभी ऑफिस गई हो जो पता चले कि वहाँ कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? कविता ने नम आवाज में कहा, देरी मेरे कारण नहीं हुई, आप ही देर से उठे थे। मैंने तो बस 5 मिनट लगाए, वो भी मैं चिराग का बैग पैक कर रही थी। कविता ने बेटे चिराग को नाश्ता दिया, अपनी सास को चाय दी और फिर घर के कामों में लग गई। चिराग स्कूल चला गया और पति ऑफिस। इसके बाद कविता ने अपनी सास को नहलाया, खाना खिलाया, थोड़ा विश्राम किया और शाम के काम में जुट गई। शाम को नवीन ऑफिस से आ गया और चिराग भी खेलकर लौट आया। सब खाना खाने टेबल पर बैठे। तभी चिराग ने कहा, मम्मी, कल से आप मेरा स्कूल बैग मत लगाना। आज आपने इतिहास की कॉपी की जगह दूसरी कॉपी रख दी थी, जबकि उसका पीरियड ही नहीं था। आज मुझे स्कूल में बहुत डांट पड़ी। नवीन बोल पड़ा, जो काम तुम्हें आता नहीं वो करती क्यों हो? 8वीं पास औरत। कभी अच्छे स्कूल गई होती तो पता चलता कि कौन सी कॉपी और कौन सी किताब कहाँ रखी जाती है। बेचारी कविता का चेहरा उतर गया। खाना देखकर चिराग फिर मुंह बनाते हुए बोला, क्या मम्मी, आज फिर रोटी बना दी? पास्ता या नूडल्स क्यों नहीं बनाती? मेरे स्कूल में बच्चे न जाने क्या क्या लाते हैं। आप तो कुछ अच्छा बनाती ही नहीं। इंटरनेट से सीख क्यों नहीं लेती? कविता ने सहजता से कहा, मुझे तुम्हारा इंटरनेट चलाना नहीं आता ना बेटा, तुम सिखा दोगे तो मैं सीख लूंगी। नवीन तंज कसते हुए बोल उठा, इंटरनेट सीखेंगी मैडम? पहले बोलना तो सीख लो, फोन मिलाना तो आज तक ढंग से आता नहीं। पिताजी की अकल पर पत्थर पड़ गए थे, जिस गंवार को मेरे पल्ले बांध दिया। कविता के लिए यह रोज की बात थी। पिछले 14 सालों से वो यही सब सुनती आ रही थी। दरअसल नवीन पहले ऐसा नहीं था, पर वक्त के साथ बदल गया था। कविता सब काम निपटाकर कमरे में चली गई। आज उसका मन बहुत दुखी था। नवीन तो सो गया, पर वो सोचने लगी, आज जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया और मैं इस दौड़ में कितनी पीछे छूट गई। वो अतीत में खो गई। कविता के घर में उसके पिताजी और भाई थे। माँ का साया तो तभी उठ गया था जब वो 6 साल की थी। कविता 8वीं तक पढ़ी, फिर कम उम्र में ही घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। आगे पढ़ने का बहुत मन था, पर गांव में केवल 8वीं तक ही स्कूल था। आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता, जिसके लिए पिताजी तैयार नहीं थे। जब कविता 17 साल की हुई तो पिताजी ने उसकी शादी अपने मित्र के बेटे नवीन से तय कर दी। उस समय नवीन 21 साल का था और शहर में कॉलेज में पढ़ रहा था। नवीन के घर में आर्थिक संपन्नता थी। नवीन के अपने पैरों पर खड़े होने से पहले ही दोनों का विवाह हो गया। कविता गांव में सास ससुर के पास रहती और नवीन शहर में पढ़ाई पूरी करता। छुट्टियों में गांव आता तो कविता से बहुत प्रेम करता। उसके लिए शहर से साड़ियां, सूट और मेकअप का सामान लाता। शादी के शुरुआती 5 साल हंसी खुशी बीते। बाद में नवीन की शहर में नौकरी लग गई और कविता भी उसके साथ रहने आ गई। शुरुआत में सब ठीक चला, पर जैसे जैसे नवीन ने तरक्की की वो बदलने लगा। वो अब कविता को अपने साथ कहीं नहीं ले जाता था और हर बात पर उसे गवार कहता। जब कविता पूछती तो वो कहता, मुझे तुम्हें साथ ले जाने में शर्म आती है। मेरे सब दोस्त पढ़े लिखे हैं, उनकी पत्नियां मॉडर्न हैं और तुम उनके लायक नहीं हो। जब चिराग का जन्म हुआ तब तक ससुर जी और कविता के पिता दोनों गुजर चुके थे। सास कविता के पास रहने आ गई, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ चुकी थी। कविता की सास बहुत अच्छी थी। वे अक्सर नवीन को समझाती, कविता पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, अपनी जिम्मेदारियां तो अच्छे से निभाती है। 8वीं तक पढ़ी है, जरूरत का हिसाब किताब कर लेती है। तुझे और क्या चाहिए? और यदि इतनी ही परेशानी है तो इसे आगे पढ़ा दे। नवीन हंसकर टाल देता, इस उम्र में अब क्या पढ़ेगी माँ, लोग मुझ पर हंसेंगे। समय बीतता गया। कविता को यह सब सुनने की आदत हो गई थी, लेकिन अब उसे तब और अधिक दुख होता जब उसका अपना बेटा भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगा। चिराग उसे स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग में नहीं ले जाता और ना ही अपने दोस्तों की माताओं से मिलवाता था। इसी बीच कविता की सास को पैरालिसिस हो गया। वे पूरे समय बिस्तर पर रहती और उनका सारा काम कविता ही करती। घर में सिर्फ पोछे बर्तन के लिए बाई आती थी। कविता को पूरा दिन सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती थी। फिर भी नवीन कहता, तुम पूरा दिन घर में करती क्या हो? आराम ही तो करती हो। सोचते सोचते न जाने कब कविता की आंख लग गई। सुबह वह फिर अपनी दिनचर्या में लग गई। कुछ दिनों बाद उसकी सास का देहांत हो गया। कविता बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। घर की जिम्मेदारियां कम हुई तो खाली समय काटने के लिए उसने अपनी एकमात्र सहेली मीना से बात की। नवीन को मीना से भी आपत्ति थी, क्योंकि मीना गरीब थी और उसका पति सब्जी का ठेला लगाता था। मीना ने कविता से कहा, तू कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है, तू टिफिन सर्विस शुरू कर ले, तेरा मन भी लगा रहेगा। कविता को विचार पसंद आया, लेकिन जब उसने नवीन से बात की तो उसने साफ मना कर दिया। ये छोटा काम करके मुझे लोगों की नजरों में गिराओगी क्या? तुम जैसी अनपढ़ बस यही सोच सकती हो।
मेरी इज्जत का तो ख्याल रखो। रविवार का दिन था। नवीन और चिराग नाश्ता कर रहे थे। चिराग ने कहा, पापा कल मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, आप चलोगे ना? नवीन ने हाँ कहा। कविता ने कहा, चिराग मैं भी चलूंगी। चिराग तुरंत बोला, नहीं मम्मी आप मत आना। आप आती हो तो मेरे दोस्त आपकी बातें सुनकर मेरा मजाक बनाते हैं। वहां सबकी मम्मी इंग्लिश में बात करती हैं और कितनी अच्छी ड्रेस पहनकर आती हैं। कविता ने दृढ़ता से कहा, मैं तो चलूंगी चिराग, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें मुझे साथ ले जाने में शर्म नहीं आनी चाहिए। चिराग गुस्से में नाश्ते की प्लेट को धक्का देते हुए बोला, नहीं आप नहीं आओगी, मुझे आप पसंद नहीं, और उठकर कमरे में चला गया। नवीन चिल्लाया, कर दिया ना रविवार बर्बाद। तेरी जैसी गंवार औरत से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। आज कविता का सब्र टूट गया। वो फट पड़ी, अगर तुम दोनों को मैं इतनी ही नापसंद हूँ तो तुम दोनों मेरा साथ छोड़ दो। इतना कहकर वो घर से निकलकर पास के एक पार्क में जाकर बैठ गई। 1 घंटा बीत गया। कविता उठी और घर के बाहर पहुंची। उसने खिड़की से सुना चिराग कह रहा था, पापा बहुत भूख लगी है, मम्मी खाना भी नहीं बनाकर गई, आप पिज्जा मंगवा दो ना। नवीन ने कहा, हाँ ऑर्डर कर देता हूँ। कहाँ जाएगी वो? गई होगी अपनी उसी गंवार सहेली मीना के पास। मायके तो जा नहीं सकती, आ जाएगी, अकल ठिकाने आ जाएगी तो। यह सुनकर कविता का दिल पूरी तरह टूट गया। उसका घर के अंदर जाने का मन ही नहीं हुआ। वो वापस पार्क में आकर बैठ गई। सोचने लगी, इन दोनों को मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। तभी रास्ते में एक कार उसके पास आकर रुकी। ड्राइवर ने उतरकर कहा, मैडम मैं पास के शहर से आया हूँ, मेरे सेठ जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, आसपास कोई अस्पताल है तो बता दीजिए। कविता रास्ता बताने लगी तो ड्राइवर ने निवेदन किया, आप हमारे साथ चलकर रास्ता दिखा देंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी, मैं आपको वापस छोड़ दूंगा। कविता कार में बैठ गई। अंदर एक 5 साल की बच्ची रो रही थी और एक वृद्ध सेठ जी दर्द से कराह रहे थे। कविता ने बच्ची को गोद में लेकर चुप कराया। जल्द ही अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने सेठ जी का इलाज शुरू किया और उन्हें 5 घंटे भर्ती रखा। इस दौरान कविता ने बच्ची की पूरी देखरेख की। सेठ जी जब ठीक हुए तो उन्होंने कहा, बेटी धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की। अगर तुम हमारे घर चलकर मेरी पोती और पत्नी की देखभाल करो तो मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा। कविता ने सोचा, घर जाकर भी क्या करूंगी, वहां मेरी कोई कदर नहीं है। उसने रामानंद जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रामानंद जी का घर बहुत आलीशान था। उनका साड़ी का कारोबार था। 2 महीने पहले ही उनके बेटे बहू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। कविता रामानंद जी, उनकी पत्नी सुमित्रा देवी और बच्ची की पूरे मन से सेवा करने लगी। रामानंद जी उसे 25,000 रुपए महीना देते थे। 1.5 महीने बाद कविता ने रामानंद जी से कहा, मेरा टिफिन सर्विस शुरू करने का सपना था, मैं इन पैसों से अपनी सहेली मीना के साथ काम शुरू करना चाहती हूँ। रामानंद जी ने कहा, तुम खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती हो, हमारे घर के निचले हिस्से में बहुत जगह है, तुम वहीं से काम शुरू करो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। कविता ने मीना को भी बुला लिया और 2 अन्य महिलाओं को काम पर रख लिया। वो घर की देखभाल भी करती और टिफिन सर्विस भी चलाती। दूसरी तरफ नवीन ने पुलिस में कविता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, पर कोई सुराग न मिला। 3 महीने बीत गए। नवीन और चिराग का हाल बेहाल हो गया। घर गंदा, कपड़े गंदे, खाना समय पर नहीं मिलता था। चिराग को अब माँ की कमी खलने लगी। कैसे वो सुबह हाथ में नाश्ता, टिफिन, बोतल और प्रेस की हुई यूनिफॉर्म तैयार रखती थी। इधर कविता का व्यवसाय चल निकला। उसने मीना से इंटरनेट और स्मार्टफोन चलाना भी सीख लिया। अब वो ऑनलाइन देखकर नई नई रेसिपीज बनाने लगी थी। एक दिन नवीन के एक मित्र ने बताया कि उसने कविता को एक बड़े घराने की पार्टी में देखा था। उसने नवीन को वहां का पता दिया। नवीन और चिराग तुरंत उस पते पर पहुंचे। आलिशान बंगला देखकर दोनों हैरान रह गए। कुछ देर में कविता बाहर आई। आज वो पहले वाली कविता नहीं थी। सुंदर जरीदार साड़ी, गले में सुंदर माला और चेहरे पर एक नया आत्मविश्वास था। नवीन ने कहा, कविता तुम कहाँ चली गई थी? मैंने और चिराग ने तुम्हें कितना ढूंढा, चलो घर चलो। कविता ने शांत भाव से कहा, तुम्हारे बारे में तो मैं सालों से सोचती आ रही थी, पर क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा? मैं तो हमेशा तुम दोनों के लिए गंवार ही रही। अब मुझे अपने काम से पहचान मिली है, उसी टिफिन सर्विस से, जिसे तुम छोटा काम समझते थे। तभी रामानंद जी भी वहां आ गए। नवीन ने हाथ जोड़कर कहा, कविता मुझे माफ कर दो, तुम्हारे जाने के बाद समझ आया कि एक औरत से ही घर बनता है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या ना हो। तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं। चिराग ने भी रोते हुए कहा, मम्मी मुझे माफ कर दो, आपके बिना हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। चलो ना मम्मी घर। रामानंद जी ने नवीन को समझाते हुए कहा, तुमने अपनी पत्नी के हुनर की कदर नहीं की। औरत घर को स्वर्ग बनाती है, यदि उसमें कोई कमी हो तो उसे सिखाया जाता है, उसका अपमान नहीं किया जाता। आज कविता की अपनी एक पहचान है। कविता की आंखें भर आई। उसने कहा, आज की औरत किसी से कम नहीं है। पहनावा या बोली किसी के व्यक्तित्व और योग्यता का पैमाना नहीं होते। नवीन और चिराग के बार बार क्षमा मांगने पर कविता ने उन्हें माफ कर दिया
और उनके साथ घर लौट आई। लेकिन अब वो पहले वाली लाचार कविता नहीं थी। उसने अगले 2 वर्षों में अपने व्यवसाय को और बड़ा बनाकर अपनी एक मजबूत पहचान स्थापित कर ली। अब नवीन और चिराग उसे गर्व से अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर अब कविता को किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं थी। किसी इंसान की डिग्री या अंग्रेजी बोलने की क्षमता उसके चरित्र, समर्पण और हुनर का मापदंड नहीं हो सकती। एक गृहिणी पूरे परिवार की नींव होती है। उसके समर्पण को मुफ्त का काम समझकर उसका अनादर करना अनुचित है। हर स्त्री को अपने हुनर पर भरोसा रखकर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। क्या नवीन और चिराग का बदलाव सच्चा था, या वे केवल अपनी असुविधाओं के कारण कविता को वापस बुला रहे थे? यदि रामानंद जी से कविता की मुलाकात ना होती तो क्या समाज एक महिला को बिना किसी सहारे के अपनी पहचान बनाने का अवसर आसानी से देता? क्या किसी व्यक्ति का पहनावा और भाषा शैली उसके मान सम्मान का आधार होनी चाहिए? दोस्तों, आशा है आपको आत्मसम्मान यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको कविता का यह संघर्ष और सफलता का सफर दिल को छू गया हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। ऐसी ही भावना और सीख से भरी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।